नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आर्ट गैलरी। आर्ट गैलरी में आपका स्वागत है। आज हम आपको टीजीटी पीजीटी आर्ट से संबंधित प्रैक्टिस सेशन 4 कराने वाले हैं। इसके पहले प्रैक्टिस सेशन 3 तक हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लें और हमारे चैनल पे बने रहें। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेशन 4 का पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि गिरनार अभिलेख में 3 भारतीय का उल्लेख है जिनका नाम है। गिरनार अभिलेख है जो अशोक काल में बना था, उसमें 3 भारतीयों का उल्लेख हुआ है, उसका नाम बताना है। चंद्रगुप्त मौर्य, पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा अशोक, तीसरा स्कंदगुप्त या तीनों सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ये सभी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तीनों का चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, स्कंदगुप्त तीनों का उसमें उल्लेख हुआ है। आगे देखते हैं। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक क्या शिशुनाग था या घनानंद था, बिंबिसार था या अशोक था? तो सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक घनानंद था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। घनानंद इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं। आगे है, पुराणों में काकवड़ किसके लिए प्रयोग हुआ है? पुराणों में काकवड़ किसको काकवड़ कहा जाता था? तो क्या कालाशोक को कहा जाता था, अशोक को कहा जाता था, चंद्रगुप्त को कहा जाता है या स्कंदगुप्त को कहा जाता था? तो पुराणों में काकवड़ कालाशोक को कहा जाता था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। आजीविक आचार्य पिंगलवत्स किसके दरबार में निवास करते थे? तो आजीविक आचार्य पिंगलवत्स किसके दरबार में निवास करते थे? तो आपका ऑप्शन है घनानंद, बिंदुसार, रुद्रदामन या अशोक। तो पिंगलावत्स किसके दरबार में निवास करते थे? आपका ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 4 का बी, ऑप्शन बी। बिंदुसार के दरबार में पिंगलावत्स रहते थे। आगे है, गिरनार अभिलेख में एक विदेशी शासक का नाम है। वह है 3 तो अपने देश भारतीय शासक का नाम था जो अशोक, और आपने ऊपर देखा तो एक विदेशी शासक का नाम था, वो बताना है। तो आपका ऑप्शन है फाहयान, रुद्रदामन, वेनशांग या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, रुद्रदामन का नाम है। गिरनार अभिलेख में एक विदेशी शासक का नाम है जिसका नाम है रुद्रदामन। आगे है, पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था? पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था? तो क्या अशोक था, कालाशोक था, उदयन था या इनमें से कोई नहीं? तो पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक उदयन था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के पहले अशोक किसके उपासक थे? अशोक जब तक बौद्ध धर्म नहीं ग्रहण किए थे तब तक वो किसकी उपासना करते थे, यही पूछ रहा है। तो आपका ऑप्शन है विष्णु के उपासक थे, शिव उपासक थे, कृष्ण उपासक थे या हनुमान उपासक थे? तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अशोक शिव उपासक थे बौद्ध धर्म ग्रहण करने के पहले। आगे है, पाटलिपुत्र नगर किस नदी के किनारे है? तो पाटलिपुत्र नगर क्या गंगा नदी के किनारे है, सोन नदी के किनारे है, कावेरी नदी के किनारे या गंगा सोन नदी के संगम पर है? तो पाटलिपुत्र नगर जो है वो गंगा और सोन नदी के संगम पर है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। सर्वप्रथम भारत में अभिलेख दर्ज कराने वाले शासक हैं। सर्वप्रथम भारत में अभिलेख किसने दर्ज कराया, यही पूछ रहा है। तो आपका ऑप्शन चंद्रगुप्त है, अशोक है, कालाशोक है या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अशोक ने सर्वप्रथम भारत में अभिलेख दर्ज कराया था। आगे है 10वां क्वेश्चन। अशोक ने कलिंग युद्ध अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष किया था? तो अशोक ने क्या 7वें वर्ष किया, 9वें वर्ष किया, 8वें वर्ष किया या 10वें वर्ष किया? तो अशोक ने कलिंग युद्ध अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष किया था। सी सही हो जाएगा। आगे मौर्यकालीन यक्षी तथा चामर धारणी यक्षी मूर्तियाँ आधारित हैं। ये किस कला पे आधारित है, यही पूछ रहा है। तो क्या नृत्य कला पे आधारित है, लोक कला पे आधारित है, चित्रकला पे आधारित है, इनमें से कोई नहीं? तो मौर्यकालीन यक्षी तथा चामर धारणी जो मूर्ति है वो लोक कला पर आधारित है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। काष्ठ कला का प्रयोग अपने चरमोत्कर्ष पर किस काल में दिखाई देता है? काष्ठ कला का प्रयोग अपने चरमोत्कर्ष पर क्या मौर्य काल में था, गुप्त काल में था, मुगल काल में था या इनमें से कोई नहीं? तो काष्ठ जो कला है वो अपने चरमोत्कर्ष पे मौर्य काल में था। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं। कौन सा अभिलेख दो भाषा आरमाइक और ग्रीक में लिखा गया है? तो क्या रुमनदेही अभिलेख है, सरेकुना अभिलेख, मास्की अभिलेख या बब्रू वैराट अभिलेख? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन यहाँ हो जाएगा
सरिकुना अभिलेख जो है वो आरमाइक प्लस ग्रीक भाषा में लिखा गया है, 2 भाषा में लिखा गया है, इसे द्विभाषीय अभिलेख कहते हैं। आगे देखते हैं, स्तूप का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ था। स्तूप का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ हुआ था? अष्टाध्यायी में, नाट्यशास्त्र में, ऋग्वेद में या यजुर्वेद में? तो स्तूप का सर्वप्रथम उल्लेख वहीं हुआ था जहाँ पे कला का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ था। स्तूप भी ऋग्वेद में ही उल्लेख हुआ था। आगे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अशोक के द्वारा बनवाए गए 84,000 स्तूपों का विनाशकर्ता कौन था? अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए थे जिसका विनाश कर दिया गया था। तो किसने किया था? तो क्या पुष्यमित्र शुंग ने किया था, अजातशत्रु ने किया था, या बिंदुसार ने किया था, कालाशोक ने किया था? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पुष्यमित्र शुंग ने अशोक के 84,000 स्तूपों का विनाश कर दिया था। आगे, मेधी और वेदिका के बीच का स्थान क्या कहलाता है? मेधी और वेदिका के बीच का स्थान क्या हार्मिका कहलाता है, गर्भगृह कहलाता है, प्रदक्षिणा पथ कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो मेधी और वेदिका के बीच का स्थान प्रदक्षिणा पथ कहलाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थलों पर यात्रियों द्वारा बनवाए गए स्तूपों को क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थल, जो तीर्थ करने जाते हैं वहाँ यात्री, तीर्थों पे जो यात्री जाते हैं वो जब स्तूप बनवाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, वही पूछ रहा है। तो आपका ऑप्शन है शारीरिक स्तूप, परिभौमिक स्तूप, उद्देशिका स्तूप, या संकल्पित स्तूप। तो आपको पता है शारीरिक स्तूप तो वही होता है जिसमें बौद्ध के जैसे नाखून, बाल, या फिर उनके कोई भी बॉडी के जो भी हिस्सा रखा जाता है उसे शारीरिक स्तूप कहते हैं। और परिभौगिक स्तूप उसे कहते हैं जो होता है कि जो वो ग्रहण करते थे, पहनते थे, खाते थे, ये सब परिभौगिक हो गया। तो उद्देशिका किस उद्देश्य में बनाया गया है? क्या पूजा करने के लिए बनाया गया है कि ऐसे रखने देखने के लिए बनाया है? तो ये उद्देशिका हो गया। संकल्पित स्तूप वही होता है जो यात्री लोग संकल्प लिए रहते हैं कि मेरा ये काम हो जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, तो संकल्पित होते हैं कि मैं ये एक स्तूप बनवाऊंगा, तो इसे संकल्पित स्तूप कहते हैं। वही है संकल्पित। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। संकल्पित स्तूप बनवाते हैं बौद्ध तीर्थ स्थल पर यात्रियों द्वारा बनवाए गए स्तूपों को संकल्पित स्तूप कहा जाता है। तो आगे देखते हैं, आपका डी सही है। तो आगे देखते हैं, सांची स्तूप की रेलिंग किस काल की बनी है? सांची स्तूप की रेलिंग मौर्य काल की है, शुंग काल की है, गुप्त काल की है, इनमें से कोई नहीं। तो सांची स्तूप की रेलिंग आपका बी सही हो जाएगा, शुंग काल की। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अशोक तथा दशरथ द्वारा बनाए गए गुफा को क्या कहा जाता है? अशोक तथा दशरथ द्वारा अशोक के पौत्र थे दशरथ, तो दोनों लोग गुफा बनवाते थे और बनवाने के बाद आजीविका को ये लोग दान में दे देते थे। तो यही पूछ रहा है कि जो ये लोग बनवाते थे गुफा, उसको कहते क्या थे? तो उसको क्या सतधर कहते थे, मास्की कहते थे, स्तूप कहते थे, या इनमें से कोई नहीं? अशोक तथा दशरथ द्वारा बनाए गए गुफा को सतधर कहते थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, आर्थिक अभिलेख। ये क्वेश्चन का लास्ट वीडियो है, सॉरी ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो 20वां क्वेश्चन है, आर्थिक अभिलेख किसे कहा जाता है? तो क्या कौशाम्बी अभिलेख को कहा जाता है, रुम्मनदेही अभिलेख को कहा जाता है, या भब्रू बैराट अभिलेख को कहा जाता है? इनमें से कोई नहीं। तो आर्थिक अभिलेख, कौशाम्बी का स्तंभ लेख तो रानी का अभिलेख कहा जाता है, ये सबको पता है। और रुम्मनदेही अभिलेख ही है जिसे आर्थिक अभिलेख कहा जाता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे हमें ज़रूर बताएं। अगर हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर से कर लें और दोस्तों में शेयर करें। और क्वेश्चन आपको कैसे मिलने चाहिए ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।